नमस्कार। आज हम एक गहरी नजर डाल रहे हैं भारतीय शेयर बाजार पे आने वाले हफ्ते के लिए, यानी 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2025। हाँ, और हमारे पास काफी कुछ है देखने को। रिपोर्ट्स हैं, खबरें हैं, एक्सपर्ट्स की राय भी है। बिल्कुल। तो इरादा यही है कि इन सब में से जो काम की बातें हैं उन्हें निकालें, समझें कि भाई अगला हफ्ता कैसा रह सकता है बाजार के लिए, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे चलाएंगे, और हाँ, निवेशकों के लिए क्या मतलब है इन सब का। और पिछले हफ्ते देखा हमने बाजार में थोड़ी जान आई थी, खासकर बैंकिंग शेयरों में। हाँ, अच्छी तेजी थी। तो सवाल यही है, क्या ये रफ्तार बनी रहेगी या कुछ नया चैलेंज आएगा? सही। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, पिछले हफ्ते का, मतलब 3 अक्टूबर तक का हिसाब किताब क्या कहता है, कैसा रहा मार्केट? देखिए, पिछला हफ्ता जो खत्म हुआ उसमें बाजारों ने थोड़ी बढ़त दिखाई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 1% ऊपर बंद हुए। अच्छा, 1%? हाँ। और लेवल्स? हाँ, आंकड़ों में देखें तो सेंसेक्स लगभग 81,207 और निफ्टी वो 24,894 के आसपास रहा। और सेक्टर्स का क्या हाल था? कौन चमका, कौन फीका रहा? सबसे ज्यादा चमक दिखी बैंकिंग और मेटल सेक्टर में। दोनों करीब आप मान लीजिए 1.5 से 2% मजबूत हुए। ओके। वहीं दूसरी तरफ आईटी और एफएमसीजी शेयर, उनमें हल्का दबाव था, मामूली गिरावट रही। और एक पैटर्न जो चल रहा है कुछ टाइम से, वो जारी रहा। एफआईआईज मतलब विदेशी निवेशक, वो बेचते रहे। हाँ, वो तो चल ही रहा है। लेकिन घरेलू निवेशकों, डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स ने इतनी मजबूती से खरीदारी की कि बाजार संभल गया। ये इंटरेस्टिंग है। और एक और बात, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने ना मेन इंडेक्स से थोड़ा बेहतर ही किया। समझ गया। तो ये थी पिछले हफ्ते की कहानी। अब इस बेस पर आने वाले हफ्ते 6 से 10 अक्टूबर के लिए क्या लग रहा है? क्या ये हल्की तेजी और बढ़ सकती है? देखिए, अगले हफ्ते के लिए जो आम राय बन रही है, उसे शायद सतर्कता के साथ हल्की पॉजिटिविटी कह सकते हैं। कॉशियस टू माइल्डली पॉजिटिव। अच्छा, मतलब सावधानी भी और थोड़ी उम्मीद भी। हाँ, बिल्कुल। ज्यादा चांस इसी बात का है कि बाजार एक दायरे में रहेगा, रेंज बाउंड जिसे कहते हैं। पिछले हफ्ते की तेजी के बाद हो सकता है बाजार थोड़ा रुके, कंसोलिडेट करे। हाँ, थोड़ा सांस ले। बिल्कुल। और ऐसे माहौल में कई जानकार कह रहे हैं कि गिरावट पर खरीदारी, मतलब बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी ठीक रह सकती है। ओके। और अगर हम अलग अलग सिचुएशन सोचें, मतलब बेस्ट केस, वर्स्ट केस, क्या संभावना है? हाँ, ये सोचना जरूरी है। मोटे तौर पर 3 सिनेरियो दिखते हैं। बताइए। पहला, जिसे हम बेस केस कह सकते हैं, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है, करीब 55%। ओके। इसमें क्या होगा? इसमें बाजार रेंज में रहेगा या हल्का सा बढ़ेगा? डोमेस्टिक पैसा आता रहेगा, लेकिन हाँ, अगले हफ्ते बड़े आईपीओज आ रहे हैं, वो बाजार से पैसा खींच सकते हैं। अच्छा, ये आईपीओस का एंगल है। हाँ, पर उम्मीद है कि जो बड़े शेयर हैं, लार्ज कैप्स, उनमें खरीदारी होती रहेगी तो इंडेक्स संभला रहेगा। ठीक है। और दूसरा? बुल केस। दूसरा बुल केस मतलब तेजी का माहौल, इसकी संभावना थोड़ी कम, करीब 20%। सिर्फ 20%? हाँ, ये तब होगा अगर आईपीओस को उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिले और ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव हो। तब मिड कैप और लार्ज कैप दोनों भाग सकते हैं। निफ्टी शायद 25,400 की तरफ भी जा सकता है। और तीसरा, डर वाला केस? हाँ, तीसरा बियर केस, मंदी का डर, इसकी संभावना करीब 25%। ये कैसे हो सकता है? ये तब अगर आईपीओज में इतना पैसा चला जाए कि मार्केट में कैश कम हो जाए, लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगे, और मान लीजिए अमेरिका से कोई खराब डेटा आ गया। जैसे मान लीजिए मजबूत जॉब डेटा आ गया, जिससे लगे कि ब्याज दरें बढ़ेंगी दुनिया भर में, तो एफआईआईज और ज्यादा बेच सकते हैं और मार्केट नीचे जा सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बुल केस की संभावना सिर्फ 20% रखी है, जबकि डोमेस्टिक बाइंग अच्छी है, आरबीआई का अनुमान भी ठीक है। ये आईपीओस का असर इतना ज्यादा? हाँ, ये इस हफ्ते का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चलिए, अब इन्हीं घरेलू फैक्टर्स पर थोड़ी और बात करते हैं। हाँ, बताइए। सबसे पहले क्या? सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है आईपीओ सप्लाई। अगले हफ्ते करीब 28,500 करोड़ रुपए के आईपीओज आ रहे हैं मार्केट में। 28,500 करोड़? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, बहुत बड़ा। तो ये पैसा सेकेंडरी मार्केट, जहां रोज ट्रेडिंग होती है, वहां से निकलकर प्राइमरी मार्केट में जाएगा। इससे लिक्विडिटी मतलब नकदी कम होगी।
और इसका असर किन शेयरों पर ज्यादा पड़ेगा? खासकर मिड कैप शेयरों पर दबाव आ सकता है। अच्छा। और एक और पहलू है, इस बार के आईपीओज में लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा हो सकता है। अच्छा। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो कैश का खिंचाव शायद सीधा उन सेगमेंट्स में महसूस होगा जहां रिटेल ज्यादा एक्टिव है। मिड कैप, स्मॉल कैप, ये डीआईआईज के मुकाबले शायद ज्यादा असर डाले। समझ गया। तो ये कुछ वैसा है जैसे मान लीजिए घर में शादी हो तो सारा कैश उधर लग जाता है, बाकी खर्चे रुक जाते हैं। वैसे ही ये बड़े आईपीओज मार्केट से कैश खींच लेंगे, खासकर रिटेल वाला। हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। अच्छा, दूसरा अहम घरेलू फैक्टर है आरबीआई पॉलिसी का असर। हाँ, वो तो पिछले हफ्ते ही आई थी पॉलिसी। बिल्कुल। आरबीआई ने रेपो रेट 5-5.5% पर स्थिर रखा, जो उम्मीद के मुताबिक था। लेकिन उन्होंने FY 26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया। ये बाजार के लिए अच्छी खबर है। हाँ, ये पॉजिटिव था। अब नजर इस पर रहेगी कि आरबीआई आगे क्या संकेत देता है। ब्याज दरें घटाने के मूड में है या अभी यही स्थिति बनाए रखेगा। महंगाई के आंकड़े भी इसमें रोल प्ले करेंगे। पर फिलहाल पॉलिसी में स्थिरता और बेहतर ग्रोथ का अनुमान ये मार्केट को एक तरह का सपोर्ट दे रहा है। आपने शुरू में डेरिवेटिव्स में कुछ बदलावों का भी जिक्र किया था, वो क्या है? ट्रेडर्स के लिए क्या मतलब है इसका? अच्छा, वो तीसरा घरेलू मुद्दा है डेरिवेटिव्स या माइक्रो स्ट्रक्चर में बदलाव, मतलब फ्यूचर्स ऑप्शंस के रूल्स में कुछ चेंजेस। एनएसई ने लॉट साइज बदलने की घोषणा की है। अच्छा, लॉट साइज बदल रहे हैं? हाँ, जैसे निफ्टी का लॉट साइज 30 दिसंबर से 65 हो जाएगा और गिफ्ट निफ्टी पर 0 डे या डेली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स भी आने वाले हैं, मतलब हर दिन एक्सपायरी। ओ, डेली एक्सपायरी। हाँ, इन सब से क्या होगा कि इंट्राडे और वीकली वोलेटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव, बढ़ सकता है। ट्रेडर्स को अपनी हेजिंग स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ सकती है। एक्सपायरी वाले दिनों के आसपास ज्यादा हलचल की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, तो ये लॉट साइज और डेली एक्सपायरी से तो खासकर छोटे ट्रेडर्स के लिए काफी उथल-पुथल हो सकती है ना? हाँ, उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। चौथा फैक्टर है घरेलू लिक्विडिटी का बैलेंस। हाँ, वो FII बनाम DII वाली बात। डाइज और रिटेल खरीद रहे हैं, ये बैलेंस मार्केट को थामे हुए हैं। अगले हफ्ते ये देखना जरूरी होगा कि क्या ये डोमेस्टिक बाइंग जारी रहती है, खासकर जब आईपीओस पैसा खींच रहे होंगे। अगर ये कमजोर पड़ा तो एफआई सेलिंग का असर ज्यादा दिखेगा। और पांचवा फैक्टर? हाँ, पांचवा फैक्टर है त्योहारी मांग। दशहरा, दिवाली आने वाले हैं। अगले हफ्ते से हमें ऑटो कंपनियों, रिटेलर्स की बिक्री के शुरुआती आंकड़े मिलने शुरू हो सकते हैं। अच्छा, फेस्टिव डिमांड के सिग्नल। हाँ, अगर ये आंकड़े अच्छे आते हैं, अच्छी मांग दिखती है, तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, रिटेल शेयरों के लिए पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये तो ही घरेलू बातें। बिल्कुल। अब जरा दुनिया की तरफ देखें। बिल्कुल, ग्लोबल क्यूज, बाहर से क्या असर आ सकता है? ग्लोबल फ्रंट पर भी कई चीजें हैं जिन पर नजर रखनी होगी। सबसे जरूरी है अमेरिकी आर्थिक डेटा। हाँ, वो तो हमेशा ही रहता है। बिल्कुल। अगले हफ्ते यूएस से कई आंकड़े आएंगे, लेकिन सबकी नजर रहेगी फ्राइडे को आने वाले सीपीआई यानी महंगाई के आंकड़ों पर। ये सबसे अहम है। हाँ, ये आंकड़े और साथ में फेड अधिकारियों के बयान, ये ग्लोबल मार्केट का मूड तय करेंगे और इसका सीधा असर भारत में एफआईआई फ्लो और रुपए पर पड़ेगा। आपने डोमेस्टिक लिक्विडिटी की बात की थी, लेकिन क्या ये यूएस का महंगाई डेटा इतना बड़ा है कि वो डोमेस्टिक सपोर्ट को बेकार कर दे? कितना रिस्क है वो? ये एक बड़ा रिस्क है, खासकर अगर महंगाई उम्मीद से ज्यादा आ गई, क्योंकि तब फेडरल रिजर्व पर प्रेशर बढ़ेगा रेट बढ़ाने का या उन्हें ऊंचा रखने का, और एफआईआईज भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा बुधवार को फेड मिनट्स भी आने हैं, पिछली मीटिंग का ब्यौरा। इससे फेड की सोच का और अंदाजा लगेगा। और कच्चे तेल का क्या सीन है? सोमवार को ओपेक की मीटिंग है, तेल वाले देशों की। इस मीटिंग से कच्चे तेल की कीमतों में हलचल हो सकती है। अगर कीमतें बढ़ीं तो ये भारत के लिए चिंता की बात है। हम ज्यादातर तेल इंपोर्ट करते हैं, इससे महंगाई बढ़ सकती है। और ट्रेड वॉर वगैरह की भी कुछ चिंताएं चल रही है। हाँ, चौथा ग्लोबल फैक्टर है टैरिफ और ट्रेड चिंताएं। यूएस चीन का तो चलता ही रहता है। यूएस इंडिया के बीच कुछ ट्रेड इश्यूज और टैरिफ की खबरें आती रहती हैं। अच्छा। ये मार्केट में अनिश्चितता लाती हैं, खासकर अगर भारतीय आईटी या फार्मा एक्सपोर्ट पर असर की बात उठे तो इन सेक्टर्स पर दबाव बन सकता है। ये अभी सिर्फ चिंताएं हैं, पर मार्केट इन पर नजर रखेगा। तो घरेलू और ग्लोबल दोनों तरफ से काफी कुछ चल रहा है। इस सब के बीच टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं? लेवल्स क्या हैं निफ्टी सेंसेक्स के? टेक्निकल नजरिए से देखें तो निफ्टी 50 के लिए ऊपर की तरफ 25,050, 25,100 का जोन एक अहम रेजिस्टेंस है, मतलब रुकावट। 25,050 से 25,100। हाँ, अगर निफ्टी इसके ऊपर टिक गया तो अगला लेवल 25,400 के आसपास हो सकता है। और नीचे सपोर्ट कहाँ है? नीचे की तरफ 24,600,
24,550 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो गिरावट 24,400 तक भी जा सकती है। और सेंसेक्स के लिए क्या लेवल्स हैं? सेंसेक्स के लिए ऊपर पहला रेजिस्टेंस 81,300 81,400 पर है और उसके बाद 82,100 82,600 का जोन। नीचे सपोर्ट है 80,500 80,600 के पास, जो 100 डे ईएमए के भी करीब है। ओके। और बैंक निफ्टी आपने कहा था वो मजबूत लग रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी वाकई मजबूत लग रहा है। पिछले हफ्ते ये जुलाई के बाद के अपने सबसे ऊंचे वीकली लेवल पर बंद हुआ था। वाह। इसके लिए नीचे 55,200 के आसपास अच्छा सपोर्ट है और ऊपर 55,800 55,900 के लेवल पर इसे रेजिस्टेंस मिल सकता है। स्पष्ट है। टेक्निकल लेवल्स तो समझ आ गए। अब सवाल यह है कि सेक्टर वाइज क्या देखना चाहिए, कहाँ मौके हैं, कहाँ संभल कर चलना है। हाँ, सेक्टर की बात करें तो कुछ सेक्टर हैं जो पॉजिटिव दिख रहे हैं या जिन पर नजर रखनी चाहिए। जैसे? पहला, बैंकिंग, सरकारी और प्राइवेट दोनों, और फाइनेंशियल सर्विसेज एनबीएफसीज। आरबीआई का रुख, स्थिर दरें, अच्छी क्रेडिट ग्रोथ, इनसे इन्हें फायदा मिल रहा है। बैंक निफ्टी की मजबूती यही दिखाती है। ठीक है। और दूसरा, मेटल्स। हाल में अच्छी तेजी आई है इनमें, ग्लोबल कमोडिटी कीमतें और घरेलू मांग से सपोर्ट है। तीसरा, कैपिटल गुड्स और डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े दूसरे साइक्लिकल सेक्टर, सरकारी खर्च और मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम से मदद मिल सकती है। ये इंटरेस्टिंग है कि ग्लोबल टेंशन के बावजूद बैंकिंग इतना मजबूत क्यों है? वही, इसका मेन कारण है डोमेस्टिक इकोनॉमी की ताकत और क्रेडिट ग्रोथ का अच्छा होना। और भारतीय बैंकों की बैलेंस शीट भी काफी सुधर गई है पहले से। जब तक घरेलू मांग अच्छी है और एनपीएस कंट्रोल में है, ये सेक्टर अच्छा कर सकता है। और किन सेक्टर्स में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, कुछ सेक्टर्स हैं जहां थोड़ी सतर्कता जरूरी है या जो दबाव में रह सकते हैं। कौन से? पहला, मिड और स्मॉल कैप्स। जैसा हमने कहा, आईपीओज के कारण इनमें से पैसा निकल सकता है और अब तिमाही नतीजे आएंगे तो अगर किसी का नतीजा खराब आया तो तेज गिरावट आ सकती है। मतलब स्टॉक स्पेसिफिक वॉलेटिलिटी रहेगी। नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। बिल्कुल। दूसरा, और इस समय काफी हॉट टॉपिक, आईटी सेक्टर। ग्लोबल स्लोडाउन का डर, एक्सेंचर की कमजोर गाइडेंस, टैरिफ की चिंताएं और अगले हफ्ते आने वाले टीसीएस एचसीएल टेक के नतीजे। हाँ, टीसीएस के नतीजे तो वेडनेसडे को ही हैं। हाँ, ये सब मिलकर आईटी पर प्रेशर बना रहे हैं। हालांकि डॉलर मजबूत हो तो इनको फायदा होता है, वो एक प्लस पॉइंट है। और इनके अलावा? इनके अलावा एफएमसीजी, फार्मा, हेल्थ केयर, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन पर भी ग्लोबल मंदी की चिंता और वैल्यूएशन का दबाव दिख सकता है। ऐसा लग रहा है कि निवेशक इन डिफेंसिव सेक्टर्स से पैसा निकालकर साइक्लिकल में जा रहे हैं। ये सेक्टर रोटेशन, हाँ, ये वाकई देखने लायक है। अच्छा, अब बात करते हैं अगले हफ्ते के इवेंट्स की। कैलेंडर पर क्या मार्क करें? अगला हफ्ता इवेंट से भरा हुआ है। सोमवार 6 अक्टूबर भारत का एचएसबी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है और ओपेक की मीटिंग। मंगलवार 7 अक्टूबर जर्मनी के फैक्ट्री ऑर्डर्स। बुधवार 8 अक्टूबर टीसीएस के Q2 नतीजे। ये बहुत जरूरी है, आईटी नतीजों की शुरुआत यहीं से होगी। हाँ, ये टोन सेट करेगा। बिल्कुल। गुरुवार 9 अक्टूबर एचसीएल टेक के Q2 नतीजे, ये भी बहुत अहम। शुक्रवार 10 अक्टूबर, ये दिन सबसे बड़ा है, यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, शायद हफ्ते का सबसे जरूरी ग्लोबल डेटा। इसी दिन फेड मिनट्स भी आएंगे और भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स, बैंक लोन डिपॉजिट ग्रोथ डेटा। शुक्रवार तो काफी एक्शन वाला लग रहा है। हाँ, और पूरे हफ्ते नजर रखनी है आईपीओ सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग पर, छोटी मिड कैप कंपनियों के शुरुआती नतीजों पर, फेस्टिव डिमांड के संकेतों पर और हाँ, एफएनओ एक्सपायरी की बदली हुई डेट्स पर। इतनी सारी हलचल के बीच इन्वेस्टर्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें? ऐसे माहौल में रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले। कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। बताइए। अगर एफएनओ में लेवरेज लेकर ट्रेड कर रहे हैं तो एक्सपायरी कैलेंडर जरूर देखें, क्योंकि पैटर्न बदला है। वॉलेटिलिटी को देखते हुए स्टॉप लॉस अनुशासन से लगाएं, खासकर आईपीओ वाले दिनों में जब मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। रोज एफआईआई फ्लो और बॉन्ड यील्ड्स पर नजर रखें। ठीक है। और ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ आइडियाज? कुछ टैक्टिकल आइडियाज हो सकते हैं, जैसे एक्सपायरी के दिनों के आसपास स्प्रेड ट्रेड्स या कम रिस्क वाली ऑप्शन स्ट्रैटेजीज यूज करें। अगर मार्केट गिरे तो अच्छी क्वालिटी के लार्ज कैप में मौके देखें। हाँ, बाय ऑन डिप्स।
बिल्कुल। और जब बड़े आईपीओज का सब्सक्रिप्शन चल रहा हो तब मिड कैप में लेवरेज से बचें। सेक्टर रोटेशन पर ध्यान दें। मजबूत सेक्टर जैसे बैंकिंग, मेटल्स में रहें और कमजोर जैसे आईटी, एफएमसीजी में सावधानी बरतें। और पोर्टफोलियो एलोकेशन वो कैसा होना चाहिए? वो हमेशा इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। जो कंजर्वेटिव हैं, कम रिस्क वाले, वो लार्ज कैप डिविडेंड वाले शेयर देखें, कुछ कैश रखें। जो मॉडरेट है वो लार्ज कैप और क्वालिटी मिड कैप का मिक्स रखें। सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। और जो एग्रेसिव हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, वो थीमैटिक मौके या स्मॉल मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स ले सकते हैं, पर रिस्क भी ज्यादा है। बहुत बढ़िया। तो इस पूरी बातचीत को समेटें अगर, मुख्य बातें क्या रहीं अगले हफ्ते के लिए? सार यही है कि अगला हफ्ता सतर्कता भरा रह सकता है। रेंज बाउंड मार्केट की उम्मीद है। मेन ड्राइवर्स होंगे आईपीओज की सप्लाई और लिक्विडिटी पर उसका असर, आरबीआई पॉलिसी के बाद के संकेत, ग्लोबल डेटा खासकर यूएस सीपीआई और Q2 नतीजों की शुरुआत। हाँ, और सेक्टर्स में बैंकिंग, मेटल्स मजबूत, आईटी पर प्रेशर। निफ्टी के लिए 25,100 ऊपर और 24,600 नीचे, ये लेवल्स अहम है। और ये देखना होगा कि घरेलू खरीदारी एफआईआई बिकवाली को कितना संभाल पाती है। बिल्कुल सही। स्ट्रैटेजी, गिरावट पर मौके तलाशें, रिस्क मैनेज करें और सेक्टर रोटेशन को समझें। और जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात। एक तरफ आरबीआई का FY26 के लिए 6.8% जीडीपी ग्रोथ का अच्छा अनुमान है। डोमेस्टिक डिमांड भी ठीक है। विविध दूसरी तरफ ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, ट्रेड टेंशन्स हैं, एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया की ये घरेलू कहानी इतनी मजबूत है कि वो इन भारी झटकों को झेल जाएगी, या ये ग्लोबल चिंताएं हमारी तेजी पर ब्रेक लगा सकती हैं? इस पर विचार जरूर करें।